स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने शुरू किया था एप्लीकेशंस ऑफ गाज लॉ। तो पहली एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, आज दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज शीट ऑफ चार्ज। आप लोग के कोर्स में 3 एप्लीकेशन हैं, तो एक एप्लीकेशन तो हो गई थी, अभी दूसरी एप्लीकेशन है। अभी इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो देखिए, फर्ज करिए मेरे पास एक शीट है। मैं शीट बना, ये मैं कहता हूँ ये एक शीट है। सही, ये एक शीट है, लेकिन इस शीट के ऊपर चार्ज आया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इस शीट के ऊपर चार्ज आया हुआ है। सही, चार्ज आया हुआ है और इस शीट के करीब करीब इस पॉइंट पी पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर। करीब करीब एक पॉइंट पी है, यहाँ पे मैंने क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन एक बात याद रख ले, ये शीट कोई आम शीट नहीं है, ये एक इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट का मतलब ये है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई की कोई हद नहीं है। मतलब ये कह सकते हो कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, जमीन से लेकर आसमान तक एक तसव्वुराती एक शीट है। तो इसके करीब करीब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर। सही, तो देखिए, 4 शीट है और इनफाइनाइट है, और इस पे जो चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे एक रीजन लेता हूँ, छोटा सा रीजन लेता हूँ, छोटा रीजन, या इतना रीजन में कहीं और जगह पे ले लूँ, किसी और जगह पे ले लूँ, तो उसके अंदर उतना ही चार्ज आ रहा है। चार्ज जो है यकसा फैला हुआ है, एक जगह पे उसने जमकटा नहीं बनाया, पूरे उस बॉडी के ऊपर फैला हुआ है। और हमें एक और चीज दी गई है, उसको हम लोग कहते हैं चार्ज डेंसिटी। और वो क्या है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी दी गई है, फर्ज करें चार्ज डेंसिटी को हम लोग कहते हैं सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, और ये बताता क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया, कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज आ रहा है, इस शीट के 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज आ रहा है। तो हम लोग को किस तरह मालूम करेंगे, चार्ज को डिवाइड करेंगे उसके एरिया से। तो फर्ज करें हमें ये गिवन है सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू हर जगह पे एक जैसी। तो अभी इस मसले को किस तरह हल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट किस तरह मालूम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब याद रख लें कि आप लोगों ने पढ़ा है गाज लॉ का यूज करेंगे। गाज लॉ की रिक्वायरमेंट है कि गाउसियन सरफेस होना चाहिए। गाउसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, ये हमारी मर्जी है। तो हम लोग ऐसे गाउसियन सरफेस लेंगे जिसपे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना आसान हो। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक नेट से एक वो तस्वीर डाउनलोड की है, इसको ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो है पिक्चर है, इसको देख लिया आप। यहाँ पे हम लोग गाउसियन जो सरफेस लेंगे वो सिलेंडर की शक्ल में लेंगे, सिलेंडर की शक्ल में लेंगे, और वो सिलेंडर इस शीट में से पास हो रहा है। और किस तरह पास हो रहा है कि ये शीट बिल्कुल उसके मिड में आ रहा है, और जो पॉइंट पी है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है पॉइंट पी, जिसपे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट मालूम करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर है, यहाँ पर। सही, तो हम लोग इस गाउसियन सरफेस में से फ्लक्स मालूम करेंगे, टोटल फ्लक्स मालूम करेंगे। तो देखिए, मैं गाउसियन सरफेस में नीचे भी बना रहा हूँ। मैं जो गाउसियन सरफेस को मैं नीचे बना रहा हूँ इस तरह। अब याद रखिए, अगर हम लोग इस गाउसियन सरफेस में टोटल फ्लक्स मालूम करते हैं तो किस तरह मालूम करेंगे।
तो इधर देखिए गॉसियन सरफेस के 3 सरफेसेस है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है और तीसरा सरफेस ये गोल वाला है, ये जो गोल वाला है ये सरफेस, 3 सरफेसेस है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों सरफेसेस में से अलग अलग फ्लक्स मालूम करेंगे और इन तीनों को फिर जमा कर देंगे फ्लक्स को। तो मैं आ जाता हूँ कि फर्ज करें इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है और एरिया कितना है इसका ए है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ है क्योंकि शीट के परपेंडिकुलर है ये सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर है। अगर आप इस साइड पे आ जाए, इस साइड पे आ जाए, तो यहाँ पे भी इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, एरिया सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ। लेकिन ये जो गोल सरफेस है, कर्व सरफेस है, यहाँ पे आप किसी पॉइंट पे ले ले एरिया वेक्टर, तो वो फर्ज कर इस तरह है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर कर ले तो यहाँ पे इनके दरम्यान में एंगल 90 बनेगा। एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा। तो मेरे पास जो फ्लक्स आएंगे वो क्या आएंगे, टोटल फ्लक्स गॉसियन सरफेस में से। तो फ्लक्स इस सरफेस में से वो हमें पता है कितना आ गया, ई ए cos 01 आ जाएगा, प्लस इस सरफेस में से फ्लक्स वो कितना हो जाएगा, ई ए और प्लस 0। ये जो कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस, इसमें से फ्लक्स 0 है क्योंकि देखिए ये कर्व सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यू है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, तो उनके दरम्यान एंगल 0 है। तो मेरे पास फ्लक्स कितने आ जाएंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू 2 ई ए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। मैंने आप लोग को पहले बताया था दोनों इक्वेशंस को यूज करना है। अभी हम लोग आएंगे गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो देखे मैं लिखता हूँ गॉस लॉ का यूज करते हैं। तो अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ, तो हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि इस गॉसियन सरफेस में सिलेंडर में से कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो उसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो सिर्फ इस पोर्शन में आ रहा है, देखिए बस, बाकी जो इनक्लोज्ड नहीं हो तो बाहर है गॉसियन सरफेस से। तो इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए याद रखिए, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया है। तो अगर हम लोग को सिग्मा दिया गया हो, ए दिया गया हो, तो क्या मालूम कर सकते हैं, चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। अभी इस Q की वैल्यू उठाकर हम लोग इस इक्वेशन में दर्ज कर, यहाँ पे दर्ज कर। तो मेरे पास सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल, सॉरी सॉरी, फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इसको इक्वेशन नंबर में क्या नाम दे रहा हूँ, 2। तो 2 इक्वेशन हो गए। अभी मैंने करना क्या है कि दोनों इक्वेशन का यूज कर लिया, तो 1 और 2 को कंपेयर करें, हमारे पास ई आ जाएगा। तो देखिए मैं लिख लेता हूँ कंपेयरिंग, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, इनको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने का तरीका क्या है कि लेफ्ट साइड के बराबर तो राइट साइड के बराबर। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, 2 EA इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए दोनों साइडों पे ए आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं अभी ई को मालूम कर लूं तो ई किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो 2 इस साइड पे लिखा हुआ है ये उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, सही। अभी याद रख ले कि ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ये रिजल्ट कह रहा है कि जितना ई ज्यादा होगा, जितना सॉरी जितना सिग्मा ज्यादा होगा किसी शीट के करीब, शीट के ऊपर, तो उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना सिग्मा कम होगा तो शीट के ऊपर, तो उसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी।
सही। तो इसको समझाने के लिए मैं फर्ज करे बहुत सिंपल मिसाल लेता हूँ, 3 शीट्स लेता हूँ। एक शीट मैंने ये ले ली, दूसरी शीट मैंने ये ले ली, और तीसरी शीट मैंने ये ले ली। सही। तो पहले शीट्स में क्या सूरत हाल है? पहले शीट्स पे चार्जेस बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, चार्जेस बहुत करीब करीब है, चार्जेस का बहुत ज्यादा रश है। दूसरी शीट पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है, वहां पे चार्जेस थोड़े से दूर है, थोड़े से दूर है। सॉरी, मैंने नेगेटिव बना दिए। और तीसरे शीट पे बिल्कुल चार्ज है ही नहीं। तो आ जाते हैं, देखते हैं पहले केस में। याद रख ले, यहाँ पे सिग्मा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसके करीब क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे सिग्मा थोड़ा सा कम है, तो इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? कम। यहाँ पे चूंकि सिग्मा जीरो है, तो इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो, इसके करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल क्या होगी? जीरो होगी। तो डिपेंड करता है कि शीट के ऊपर कितनी डेंसिटी है चार्ज की। अब यहाँ पे एक और अजीब बात यह है कि जो इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देख ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फासले पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे मालूम करूँ, 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 हर जगह पे सेम आएगी। तो ये क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तो फासले पे डिपेंड करना चाहिए। उसका आंसर ये है कि ये जो रिजल्ट हम लोगों ने लिखा है, ये जो रिजल्ट लिखा है यहाँ पर, ये सिर्फ इनफाइनाइट शीट के लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए, फाइनाइट शीट के लिए नहीं है। सही है ना? अगर आप फाइनल शीट के लिए मालूम करेंगे इस रिजल्ट को, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये नहीं आएगा, उसमें लाजमी बात है कोई फासला आएगा, और फासले पर डिपेंड करेगा। अभी एक लास्ट चीज ये है कि इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा कि ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसके साथ एक यूनिट वेक्टर आएगा। क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड फ्रॉम शीट। इसकी डायरेक्शन शीट से हमेशा क्या होती है? आउटवर्ड होती है। सही। तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं 2 शीट्स ले लेता हूँ। ये पहला शीट में लेता हूँ, ये मैंने शीट ले लिया, ये शीट मैंने ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, उसमें नेगेटिव शीट ले रहा हूँ। इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों शीट्स में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है। अब याद रख लिखिए, पॉजिटिव शीट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरह बताएगा? पॉजिटिव शीट के लिए याद रख लिया, सिग्मा पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर इसका क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन आर की है वही ई की है, वही ई की है। इसका मतलब पॉजिटिव शीट के लिए हमारे पास जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी। लेकिन नेगेटिव शीट के लिए याद रख ले, सिग्मा नेगेटिव आएगा, सिग्मा नेगेटिव होगा। चार्ज डिवाइड बाय एरिया, चार्ज नेगेटिव तो सिग्मा नेगेटिव। तो इस केस में याद रख ले, कहता है कि जो डायरेक्शन आर की है, ई की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी। माइनस साइन ये शो कर रहा है। तो नेगेटिव शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। सही। तो ये तो दूसरी एप्लीकेशंस गाज ला की। अभी लास्ट एप्लीकेशन है, उस पे आते हैं। और वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 प्लेटों के दरम्यान। तो लास्ट पे आ जाते हैं। तो तीसरा केस है,
तीसरा केस है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी between two oppositely charged parallel plates. Charged parallel plates. सही। तो इसका मतलब क्या है? फर्ज करें मेरे पास दो प्लेटें पैरेलल है, एक दूसरे के आमने सामने। एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया। सही। इस प्लेट के ऊपर फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है और दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो अभी मैंने क्या करना है, इनके दरमियान में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। कोई पॉइंट है पी, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम। तो इस सूरत को हम लोग सिंप्लीफाई करके इस तरह भी बना सकते हैं कि दो प्लेटें हैं, एक प्लेट इस तरह है और दूसरी प्लेट इस तरह है। हमने इनके दरमियान में क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो पिछला रिजल्ट है उसको यूज करेंगे। पिछला रिजल्ट क्या था, हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक शीट की वजह से वो थी सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। अभी दोनों शीट्स में फर्ज कर लेता हूँ कि बहुत करीब है। तो पहले शीट की वजह से जो पॉजिटिव शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं नाम देता हूँ ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव। और देखिए यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देख ले, इस तरफ है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस शीट की वजह से, पॉजिटिव शीट की वजह से। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव प्लेट की वजह से देख ले तो वो भी इस तरफ है, वो भी इस तरफ है। तो इसका मतलब है कि दूसरे वाले का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैं लिखूंगा कि E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो आप इसके डायरेक्ट उसके मैग्नीट्यूड को जमा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो थी वो भी इस तरफ थी, और नेगेटिव प्लेट की वजह से जो थी वो भी इस तरफ थी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों के मैग्नीट्यूड को जमा कर सकता हूँ। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी प्लस प्लस ई माइनस। तो मैं लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू ई प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी दो मरतबा लिखी हुई है तो उसको मैं डबल करके लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब याद रख ले, इस रिजल्ट का मुआवजा कर ले एक प्लेट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो एक प्लेट वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें 2 से डिवाइड हो रहा था, तो जो क्वांटिटी वो 2 से डिवाइड हो रही थी, सिग्मा 2 से डिवाइड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई 2 नहीं है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके मुकाबले में डबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू प्लेट्स जो है वो डबल होती है बनिस्बत एक प्लेट की। तो ये क्यों होती है, इस वजह पे आ जाते हैं। तो याद रखिए, अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो सिर्फ पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल नहीं कर रहा, नेगेटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट भी कर रहा है, इसलिए फोर्स डबल हो जाएगा। टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो गई, डबल हो गई। अभी आखिरी चीज है कि इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे कि E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय
मल्टीप्लाई बाय आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, तो आर यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ से हम लोगों ने इस टॉपिक को कंक्लूड कर लिया, गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशंस पढ़ ली, और नेक्स्ट टॉपिक में मेरे ख्याल में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।